नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। जम्मू कश्मीर, जहां पर 10 वर्षों के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, अब कल यानी कि 24 घंटे से भी अब कम वक्त बचा हुआ है जब वहां पर पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका होगा। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अहम बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि पहले चरण के तहत चुनावी प्रचार थम चुका है बहुत पहले ही, और इस दौरान तमाम राजनीतिक दलों ने जम्मू संभाग हो या फिर कश्मीर घाटी हो, दोनों ही संभागों में अपनी अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया। चुनावी प्रचार में अपने दावों, अपने वादों को लहरा दिया। अब कश्मीर और जम्मू की जनता पर एक प्रकार से ये पूरा का पूरा निर्भर करता है कि वो अपना भरोसा, अपना विश्वास किस पर जताते हैं। तो यहां पर मैं आपको मुख्य बातें बता देता हूं। ये जो पहला चरण है, इसके तहत कुल मिलाकर 24 सीटें हैं, यानी 24 सीट्स हैं। इसमें जम्मू संभाग की 8 सीटें हैं, जिसमें जो जिले इसके अंतर्गत, जिन जिलों के अंतर्गत ये आती है, उसमें किश्तवाड़ है, उसमें डोडा है, उसमें रामबन आते हैं। और जो कश्मीर की सीटें हैं वो हैं 16। कुल 24 हैं, जम्मू की 8 हैं और कश्मीर घाटी की, कश्मीर संभाग की इस बार इसमें 16 है, यानी ये ज्यादा इसमें कश्मीर की सीटों पर मतदान होगा। दक्षिण कश्मीर उसमें भी, और इसमें पुलवामा जिला शामिल है, इसमें अनंतनाग शामिल है, इसमें शोपियां शामिल है। तो ये जिले इस बार शामिल हैं। तो कुल मिलाकर 7 ऐसे जिले हैं जहां पर कल वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर की जनता उतरेगी बाहर, अपने घरों से बाहर निकलेगी और अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी और लोकतंत्र के इस उत्सव में हिस्सेदारी करेगी। यहां पर एक चीज आपको मैं और बताता हूं कि इन तमाम 24 जो सीटें हैं, यहां पर कुल मिलाकर 219 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, यानी ताल ठोक रहे हैं, अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। यहां पर मुख्य बात एक और है कि बीजेपी का पूरा फोकस चुनावी प्रचार अभियान के दौरान हमें साफ तौर पर दिखा कि जम्मू संभाग की तरफ रहा। चाहे प्रधानमंत्री मोदी की एक रैली हो, वो भी जम्मू में ही हुई, चाहे अमित शाह का चुनावी धुआंधार जो प्रचार उन्होंने किया, वो भी फोकस था, उनका मुख्य फोकस केंद्रित था जम्मू की तरफ ही। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी जो कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में है, उनका जो मुख्य फोकस रहा वो दोनों तरफ रहा। जाहिर सी बात है कि जो अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो कश्मीर संभाग में ज्यादा मजबूत है, और जो कांग्रेस पार्टी है वो मिलीजुली तरीके से बैटिंग कर रही थी, दोनों तरफ खेल रही थी वो। हालांकि जम्मू कश्मीर में साफ तौर पर दिखता है कि कांग्रेस पार्टी चूंकि एनसी के साथ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, यानी कि उसकी जमीन पर स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, इतनी ज्यादा प्रभावशाली नहीं है वो कश्मीर और जम्मू में कि वो अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ सके, लिहाजा उसने गठबंधन किया। तो राहुल गांधी की भी जो रैलियां हुई या कार्यकर्ता सम्मेलन हुए, वो भी जहां तक मुझे याद आता है कि एक रैली उनकी अनंतनाग में हुई थी, तो उन्होंने एक रैली कश्मीर में भी, जम्मू में भी की थी, और कार्यकर्ता सम्मेलन उन्होंने किया था जिसमें उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे भी पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया, बीजेपी ने भी अपना जो मैनिफेस्टो है वो जारी किया। बीजेपी का अगर हम बात करें, मुख्य तौर पर अगर आप देखें तो बीजेपी की जो रणनीति है, जो बीजेपी की जो पॉलिसी है, उसके तहत मुख्य बात यह है कि बीजेपी चाहती है कि विकास पर बात हो। आर्टिकल 370 और 35A के हटने के बाद जिस तरीके से अलगाववाद और आतंकवाद में कमी आई है, अलगाववाद को तो लगभग खत्म कर दिया गया है, वहीं आतंकवादी घटनाओं में भी कमी आई है, पत्थरबाजी की घटनाएं समाप्त हो चुकी हैं, विकास की नई धारा बह रही है, कानून की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो सुधरी है। कश्मीर में लोग अब आज़ादी के साथ अपनी राय को रखते हैं। लाल चौक पर तिरंगा फहराना हो या फिर डल लेक में बोटिंग करना हो, पर्यटन हो, रोजगार हो, ये तमाम चीजें बढ़ी हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है, और बीजेपी की तरफ से यही मुद्दों पर एक प्रकार से वोट मांगे भी जा रहे हैं। बीजेपी का यह भी कहना है कि उसने परिवारवाद की राजनीति करने वालों पर भी एक तरीके से उनकी कमर तोड़ दी है। सीधे तौर पर निशाना आप जानते हैं किस पर है, एनसी और पीडीपी पर। वहीं कांग्रेस पार्टी ने, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो वादे तो उन्होंने भी कई सारे लहराए हैं, लेकिन आर्टिकल 370 पर उनका स्टैंड क्लियर नहीं है, यानी उन्होंने एक तरीके से स्पष्ट बयान आपने राहुल गांधी के मुख से नहीं सुना होगा, लेकिन वो जिस पार्टी के साथ है, यानी उमर अब्दुल्ला के साथ है, उस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि हम आर्टिकल 370 की बहाली के लिए काम करेंगे, प्रयास करेंगे एक तरीके से। यानी कि अगर आप उनके साथ हैं तो एक तरीके से आपकी मौन स्वीकृति तो हो ही जाती है, लेकिन स्पष्ट तौर पर कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है। अब बात करें पीडीपी की, तो पीडीपी इन दोनों अलायंस में नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर मैं
थोड़ा सा अगर आपको संक्षेप में बता दूं तो उन्होंने भी कश्मीर में ही ज्यादातर फोकस किया अपना। चाहे पिता उनके हो उमर अब्दुल्ला के, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता फारूक अब्दुल्ला हो, उन्होंने भी रैलियां की, उमर अब्दुल्ला ने भी रैलियां की, और एक प्रकार से सबका टारगेट जो था वो बीजेपी और जो वहां पर एलजी का शासन है वो था, केंद्र सरकार सीधे तौर पर थी। उनका कहना था, जो भी ऑपोजिशन है, कि जम्मू कश्मीर के साथ जो कुछ भी हुआ, चाहे उसका राज्य का दर्जा छीना गया, चाहे उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया, उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, वहां पर बेरोजगारी आ गई है, महंगाई बहुत ज्यादा है, आतंकवाद में कमी नहीं है, इस तरीके की तमाम बातों पर इन दोनों ही दलों ने, चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने लगातार एक तरीके से बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा पीडीपी की भी, कि पीडीपी इस बार एनसी और कांग्रेस के साथ नहीं है। हालांकि इंडिया अलायंस जो है उसमें ये तीनों दल एक साथ लड़े थे। राष्ट्रीय स्तर पर मैं बात कर रहा हूं, हालांकि जम्मू कश्मीर में भी ऐसा नहीं हुआ था। फिर भी आप देखिए कि जब रैलियां होती थी इंडिया अलायंस की लोकसभा चुनाव के दौरान, तो आपको उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, राहुल गांधी के साथ एक स्टेज पर, एक मंच पर दिखते थे। लेकिन जब बात राज्य की आ जाती है, केंद्र शासित प्रदेश की आ जाती है, जम्मू कश्मीर की आती है, तो चूंकि सबको सत्ता चाहिए, मुख्यमंत्री सबको बनना है, अब उसमें कौन कौन गठबंधन में शामिल होगा ये बात की बात है। हो भी सकता है कि पीडीपी पोस्ट पोल अलायंस के तहत वो शामिल हो जाए एनसी या कांग्रेस के साथ अगर ये जीतते हैं। लेकिन फिलहाल महबूबा मुफ्ती ने अपने उम्मीदवार अलग तरीके से खड़े किए हैं, क्योंकि मुख्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि कश्मीर घाटी के अंदर पीडीपी और एनसी के बीच ही मुकाबला होता है। वो अलग बात है कि कश्मीर के अंदर निर्दलीय उम्मीदवार जो होते हैं वो भी खासा मजबूत होते हैं। हालांकि बीजेपी की भी अगर मैं एक बात लौट कर आपको बताऊं, तो बीजेपी ने भी अभी कश्मीर में एक तरीके से अपना उम्मीदवार इस तरीके से नहीं उतारे हैं जिस तरीके से एग्रेसिवली जम्मू में उन्होंने उतार दिए हैं। तो ये भी एक रणनीति है, क्योंकि सब पार्टियों को पता है कि हमारा मजबूत पक्ष क्या है, और इसमें धर्म का भी एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि जम्मू जो है वो हिंदू बहुल है और कश्मीर जो है वो मुस्लिम बहुल है। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी वो सीटें हैं, वो पहले आप जान लीजिए, फिर उसमें मुख्य सीटें कौन है जो हमने आपके लिए रिसर्च करके निकाली है, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का चुनाव है बड़ा रोचक। पांपोर सीट पर चुनाव के दौरान मतदान होगा, जो कि पुलवामा में आती है। त्राल, पुलवामा खुद, राजपुरा, तो ये पुलवामा जिले की 4 सीटें हैं। शोपियां जिले की 2 सीटें हैं, जिसमें जैनापोरा और शोपियां आती हैं। कुलगाम जिले की भी 2 सीटें हैं, जिसमें डीएचपोरा और देवसर आते हैं। अनंतनाग जिले की यहाँ पर आपके पास है डुरू, कोकेरनाग एसटी जो कि रिजर्व है। अनंतनाग पश्चिम, अनंतनाग, शेगुफवारा, बिजबेहरा और शंगस अनंतनाग पूर्व, पहलगाम, ये सीटें अनंतनाग जिले के तहत आती हैं। वहीं अब हम जम्मू की अगर बात करें तो किश्तवाड़ जिले के अंतर्गत इंद्रवल, किश्तवाड़ और पाडर नागसेनी, ये 3 सीटें आती हैं किश्तवाड़ जिले के तहत। डोडा जिले के तहत भी यहाँ पर 3 सीटें हैं, जिसमें भद्रवाह, डोडा और डोडा पश्चिम आता है। तो वही रामबन के तहत बनिहाल और रामबन आते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए भी जानना जरूरी है कि वो कौन कौन से बड़े उम्मीदवार हैं जो कि पहले चरण में आप कह सकते हैं हॉट सीट है। ये वो उम्मीदवार है जिन पर आपका फोकस होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं, जिनका नाम है इल्तिजा मुफ्ती, ये यहाँ पर इस बार चुनाव लड़ रही हैं बिजबेहरा से। तो इन पर भी सबकी नजर रहेगी, क्योंकि महबूबा मुफ्ती की ये बेटी हैं और महबूबा मुफ्ती एक टाइम पर बीजेपी के साथ सरकार में थी। बाद में बीजेपी ने अपना समर्थन खींचा और वहां पर फिर जो कुछ भी हुआ आर्टिकल 370 के हटने तक, वो आप सब जानते हैं। इसके अलावा शगुन परिहार है जो कि किश्तवाड़ से आती हैं और ये भाजपा के टिकट से लड़ रही हैं। और इनके बारे में पीएम मोदी ने भी जिक्र किया था अपनी रैली के दौरान। इनके साथ जो कहानी जुड़ी हुई है वाकई में बेहद दर्दनाक है, चौंकाने वाली है, क्योंकि इन्होंने आतंकवादी हमले में अपने पिता और अपने चाचा दोनों को खो दिया था। यानी ये एक बड़ा फेस है पहले चरण में किश्तवाड़ से शगुन परिहार बीजेपी के टिकट पर। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने जो है डुरू से उतारा है गुलाम अहमद मीर को, जो कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। इनकी हैसियत है कि ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, और ये इस बार चुनाव में है। तो अगर ये जीतते हैं या हारते हैं, इनके साथ क्या कुछ होता है, ये भी एक तरीके से कांग्रेस के सोच पर, कांग्रेस की रणनीति पर भी असर डालेगा। एक और उम्मीदवार है पुलवामा, जहां पर आप सभी जानते हैं कि वो कायराना आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमने अपने बहादुर जवानों को खो दिया था। हमारे वीर जवानों ने शहादत हासिल की थी, वीर गति को प्राप्त किया था। पुलवामा ही वो जगह है। पुलवामा से मोहम्मद खलील लड़ रहे हैं, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं।
हालांकि इनके बारे में ये पहचान है कि ये पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, लेकिन फिलहाल ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, तो लिहाजा जहां पर हैं वहां पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पहले चरण में केवल कांग्रेस पार्टी या बीजेपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम एक साथ ही मान लेते हैं, या फिर आपका पीडीपी नहीं है, बल्कि यहाँ पर इंजीनियर राशिद की भी पार्टी है जिसको एआईपी कहा जाता है, जो कि इंजीनियर राशिद आप सभी जानते हैं कि अभी तिहाड़ जेल में बंद था, सांसद है, बारामूला से बाहर आया है वो जेल से, और प्रचार अभियान में वो एक तरीके से एग्रेसिवली उन्होंने भी पार्ट लिया। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद जो कि पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, उनके भी कुछ उम्मीदवार हैं। जमाते इस्लामी जो कि प्रतिबंधित है, वो भी इस बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा है, सोचिए उसने भी कुछ अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किया है। तो ये तमाम लोग हैं और जम्मू कश्मीर में कल पहले चरण के तहत मतदान होगा। कुल मिलाकर 3 चरणों के तहत मतदान होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला चरण कल ही है जिसमें 24 सीटें हैं। इसके बाद जो दूसरा चरण होगा वो होगा 25 सितंबर को, जिसके तहत 26 सीटें हो जाएंगी। यानी 25 सितंबर को 26 सीटें पर जब और मतदान हो जाएगा तो हो जाएगा कुल मिलाकर 50 सीटों पर मतदान, और जो बची हुई 40 सीटें हैं उस पर आखिरी चरण यानी कि 1 अक्टूबर को मतदान हो जाएगा। कुल मिलाकर 90 सीटें हैं, 43 सीटें हैं जम्मू संभाग में और 47 सीटें हैं कश्मीर में। तो अब देखना होगा, नतीजे आएंगे 8 अक्टूबर को, तो किसकी किस्मत में क्या कुछ होगा ये तो पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, पहले चरण का जो चुनाव है इसमें बीजेपी का उत्साह कम है, क्योंकि जम्मू की सीटें कम है, कश्मीर की सीटें ज्यादा हैं। लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सारे ऑपोजिशन जो पार्टीज है जम्मू कश्मीर की, उनका एक टारगेट है, वो है मोदी सरकार केंद्र की और एलजी का शासन, यानी बीजेपी ही टारगेट है। अब देखना होगा किसको जनता किस पर विश्वास जताती है, क्या कुछ होता है ये देखना होगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।